हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइड वी क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक और क्लास 10th की प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम आपको रियल नंबर्स हमारा चैप्टर है, जिसमें इससे पहले हमने एक और रियल नंबर्स का पहले चैप्टर कर लिया था। जो आपने नहीं देखा हो तो उसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम एक और रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेशन, पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये ना, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि two tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. The maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. आपसे कहा गया है कि दो टैंकर हैं जिनके अंदर पेट्रोल कितना है। पहले टैंकर के अंदर है 850 लीटर्स और दूसरे में है 680 लीटर्स, ठीक है ना। आपसे कहा गया है कि एक ऐसा कैपेसिटी आपको एक कंटेनर लेकर आना है जो इन दोनों कंटेनर से, इन दोनों टैंक से हम जब पेट्रोल को उसमें नापेंगे यानी उसे उसमें डालेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है तो हमें सीधा सीधा निकालना होता है एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है ना। हम निकालेंगे एचसीएफ। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हमने पहले किया 850 का फैक्टर किया। 850 का फैक्टर क्या होगा, हमने फैक्टर निकाला पहले 850 का, 2 से किया 425, फिर 4 2 6 5 11, 5 से किया कितनी बार जाएगा 85, 5 से किया कितनी बार जाएगा 17, 17 लास्ट कितना आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20। इसी तरीके से 680 का निकालेंगे, इसका क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70, ठीक है ना। क्या आएगा इसका, ये आ गया। अब हमें निकालना है एलसीएम, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले एक 2 आ रहा है तो मैंने एक 2 कॉमन ले लिया, फिर एक 5 कॉमन आ रहा है तो एक 5 कॉमन ले लिया, लास्ट 17 कॉमन आ रहा है तो 17 ले लिया। कितना आया इसका 170, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर टू 170 लीटर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है कि देयर आर 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, यानी एक कॉलेज में 2 बैच लगे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। द फर्स्ट बैच हैज 135 स्टूडेंट्स, यानी पहले बैच में कितने बच्चे हैं 135, वेयर एज द सेकंड बैच इज 225, और सेकंड बैच में कितने हैं 225। These students have to be seated in a auditorium, इन्हीं बच्चों को हमने कहाँ बिठाला, ऑडिटोरियम में बिठाला है। In such a way that each row has the same number of students in each batch, यानी हर एक बैच पे क्या है एक उतने ही बच्चे बिठा ले जाएंगे जितने उस बैच में बच्चे हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो शुड, एक रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए वो आपको पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम एचसीएफ निकालते हैं। हमने पहले फैक्टर किया कितना 135 का, 135 का फैक्टर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर होगा 225 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू, कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 3 आ रहा कॉमन तो पहले 3 कॉमन ले लिया, फिर एक और 3 कॉमन आ रहा तो एक और 3 कॉमन ले लिया, फिर 5 कॉमन आ रहा तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। कितना आएगा 3 3 9 5 जा 45, ठीक है। तो हम कह सकते हैं
द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स ईच रो इक्वल टू 45। कितना आंसर हो जाएगा? 45। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। He has some difficulty and asked for your help in completing a quiz for the audience। क्या है, आपके स्कूल में एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन लगा है, जिसमें क्या है, आपका एक दोस्त एक फैक्टर ट्री का मॉडल तैयार करता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपसे कंप्लीट करने के लिए बोलता है। तो ऑब्जर्व द एबव फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ये फैक्टर ट्री दिया गया है, तो ऑब्जर्व करो और आंसर दो। तो पहला आंसर क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड। तो वाई और जेड की भी वैल्यू बतानी है और एक्स की भी वैल्यू बतानी है। तो देखिए पहले इसमें क्या है कि पहले हम दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें दूसरा क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि वाई और जेड की वैल्यू पहले निकल आएगी, एक्स की वैल्यू बाद में आएगी। ठीक है ना, तो यहीं पे हम दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अपना। तो पहले हमें दिया गया है 253। फैक्टर ट्री में मुझे पता है कि जब हम इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पर ऊपर वाले नंबर का यानी 253 का ये दोनों फैक्टर दिया गया, एक दिया गया मुझे 11 और दूसरा दिया गया मुझे जेड। पहले मुझे जेड निकालना है। अब इस तरीके से निकालने का तरीका क्या है कि 11 का मैं अगर इसमें डिवाइड कर दूं तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मैंने पहले 11 का 253 में डिवाइड किया, तो 253 में 11 का डिवाइड किया मैंने, 11 टू या 22, कितना बचा, 3 बचा, 33 हो गया, 11 3 या 33। हम यहाँ से बोल सकते हैं जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 23। ये जेड की वैल्यू हो गई। अब अगला मुझे दिया गया है इसके ऊपर वाले में 2783। 2783 में मुझे दो फैक्टर दिए गए हैं, एक दिया गया मुझे y और दूसरा दिया गया है 253। तो सेम इसको भी ऐसे करेंगे जैसे जेड की वैल्यू निकाली है, 253 का डिवाइड 2783 में दे देंगे। मैंने डिवाइड दिया 2783 डिवाइड बाय 253, कितनी बार जाएगा, पहले 1 बार गया, 253, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। ठीक है ना, अभी कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो बचा कितना, 253, कट गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी पास, 11 आ गई। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से दूसरे क्वेश्चन में हमसे y z की वैल्यू पूछी गई थी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया बी वाला। ठीक है ना, अब निकालते हैं हम ए वाला क्वेश्चन। ए वाले में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x मुझे क्या दिया गया है, x मुझे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया मुझे क्या 5, यहाँ पर दिया गया है 2783। तो ये x होगा क्या, x इन दोनों का मल्टीपल होगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो 2783 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15 कैरी 1, 5 8 40 और 141 कैरी 4, 5 7 35 और 4 39 कैरी 3, 5 3 5 2 10 और 3 13। हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 13915, ये हमारी x की वैल्यू। ठीक है, हो गया हमारा सभी। अब इस अगले वाले मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। तो 13915 को मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, सी वाले का क्या होगा, द फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इक्वल टू, अब देखो हम कैसे निकालेंगे इसमें। इसमें मुझे देखो पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर 11 दिया है, ये सभी क्या है, इसके फैक्टर ट्री है ना, ये मुझे 11 दिया गया। 11 और y की z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 23। तो पहले क्या हो गया मेरे पास, हम पीछे से चालू करेंगे, तो पहला क्या हो गया 23, फिर 11, इसके बाद अगला क्या है, अगला क्या है मेरे पास y, y की वैल्यू कितनी आई 11, तो फिर हमारे पास एक और हो गया, क्या हो गया 11 हो गया।
फिर इसके बाद क्या है मेरे पास 5, तो 5 हो गया लास्ट हो गया मेरे पास 5। देखो मैंने लिखा कैसे, समझो इसको। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो x का फैक्टर क्या है 5 और 2 7 8 3। मैंने 5 अगर अकेला रह गया तो मैंने पहले 5 लिख लिया, तो 5 हो गया मेरे पास पहले। अब 2 7 8 3 को मैंने क्या लिखा y और 2 5 3। तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 11, ये मैंने अभी निकाला, तो y की वैल्यू आ गई 11। अब 2 5 3 को भी फैक्टर क्या हुआ, एक हुआ 11 एक हुआ z, तो 11 इंटू 23 ये हो गया। तो मैंने उधर पीछे पहले पीछे से लिखा यानी नीचे से काउंटिंग की थी, तो ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में हमसे कहा गया है कि फाइंड द टू नंबर्स व्हिच ऑन मल्टीप्लिकेशन विद रूट 360 गिव्स अ रेशनल नंबर, आर दीस नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में मैं इसमें मैं किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं जिससे ये आंसर क्या है, रेशनल नंबर आए मेरा। क्या है, रेशनल नंबर जब मिल जाए मुझे, जब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाए मुझे, रेशनल नंबर मिल जाए। तो पहले मुझे दिया गया है रूट 360, तो मैंने देखा रूट 360 तो मैंने अंदर पहले फैक्टर किया। रूट 360 का फैक्टर क्या होगा, 2 9 4 36 होता है और 2 और 5 होता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये आएगा। तो मैंने पेयर बनाया, एक 2 का पेयर हो गया, एक 3 का पेयर हो गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, अंदर बचा हमारा 2 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा 6 रूट 10। अब मुझे पता है कि अगर मुझे इसे रेशनल नंबर बनाना है तो मुझे रूट हटाना है, और रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें अगर रूट 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट हट जाएगा। तो मैंने लिखा इफ रूट 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 रूट 10। अच्छा देखो, रूट 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 6 रूट 10 आ जाएगा। अब मुझे दो नंबर पूछे ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रूट 10 का भी और साथ में एंड 1, दो नंबर हो गया मेरे पास, एक रूट 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, रेशनल नंबर आ जाएगा। इस मल्टीप्लाई बाय 6 रूट 10 देन गेट नंबर रेशनल नंबर। हमारा जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो देखो 6 रूट 10 में मैंने रूट 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60 आ गया, मुझे 60 आंसर मिल गया। अब इसमें मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा, 60 आएगा। तो मैंने दोनों का कर दिया, एक रूट 10 का भी कर दिया और एक 1 का भी कर दिया, तो आंसर आ गया। अब आपसे जो पूछा गया था क्या वो नंबर जो हमें मल्टीप्लाई करेंगे वो रेशनल है इरेशनल है, तो मैं कह सकता हूं देन सो रूट 10 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वन इज रेशनल नंबर। आपसे पूछा गया वो नंबर क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में आपसे पूछा गया है प्रूफ दैट रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले में क्या करना पड़ता है कि इसे मान लो कि ये तुम्हारा रेशनल नंबर, हमने मान लिया लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू पी वाई क्यू इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड पी एंड क्यू इज इंटीजर इंटीजर नहीं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा 0 के इक्वल नहीं। ठीक है ना,
तो मैंने क्या किया, √3 इक्वल टू P/Q माइनस √5, ये कर दिया, यानी √3 इक्वल टू P माइनस √5Q/Q. If P minus √5Q/Q is rational number, then √3 is also rational number. Is also rational number. but क्या, कि मुझे पता है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर, बट √3 इज irrational number. अवर अजम्पशन, जो हमने माना है, क्योंकि अगर √3 इरेशनल नंबर है तो हमारा ये भी इरेशनल नंबर होगा, और जब ये इरेशनल नंबर होगा तो जो हमने ऊपर माना था कि √3 प्लस √5 रेशनल नंबर है, तो वो गलत हो गया। क्या हो गया हमारा, वो गलत हो गया। तो हमने माना कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में आपसे कहा गया है कि 3 बेल रिंग्स at an interval of 4, 7 and 14 minutes, all 3 bell rang at 6 a.m. then the 3 bells will ring together next. आपसे कहा गया है कि 3 घंटियां एक साथ बजती हैं, और वो बजती किस अंतराल पर है, एक 4 मिनट, एक 7 मिनट, एक 14 मिनट के अंतराल पर बजती है। तीनों सुबह 6 बजे बजी एक साथ, अगले वो नेक्स्ट कब बजेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे इन सभी का। पहले मैंने निकाल लिया फैक्टर, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 7, 14 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 7। एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कॉमन है पहले वो लिखा जाएगा, एक 2 आ गया, फिर एक 2 आ गया, और एक 7 आ गया, कितना हो जाएगा 28। तो हम कहेंगे द 3 बेल क्या है, द 3 बेल्स will ring together for 28 minutes, then the time is, टाइम क्या होगा, सुबह 6 बजे बजे एक साथ, तो 6:28 पर बजे। ठीक है, अगला देखते हैं। On a morning walk, 3 people step together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeters respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? आपसे कहा गया है कि 3 लोग हैं जो सुबह टहलने जाते हैं, और उनका स्टेप का क्या है कि एक की स्टेप कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 40 सेंटीमीटर, दूसरे की 42 सेंटीमीटर और तीसरे की 45 सेंटीमीटर। तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे जब वो एक साथ चलना चालू करते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है ना, सेम डिस्टेंस वो कवर करते हैं, तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे अगर उनके स्टेप सेम है। ठीक है ना, उनके स्टेप क्या है, सेम स्टेप है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना, मुझे पहले निकालना है 40 का, मैंने पहले फैक्टर निकाला 42, 40, 45। 40 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 42 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45 ना आएगा, कॉमन ले लो पहले,
एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, उसके बाद एक 2 एक 3 हो गया। अब बचा क्या हमारा, बाकी जो एक 5 हो गया, कॉमन कॉमन पहले लिख लिया मैंने। अब बचा हमारा ऊपर 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे एक 3 और एक 7, कर दो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 या 9, 5 और 7, 8 5 जा 40, 7 9 जा 63, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 0, 4 3 या 12, 4 6 या 24, 20। तो क्या होगा, द मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगला देखते हैं। ड्यूरिंग ए मिलिट्री एक्सरसाइज एन स्क्वाड्रन ऑफ 660 soldiers is to march alongside a platoon of 45 soldiers. What will be the minimum number of column such that soldiers belong to same group of marching in the same column if the number of soldiers in each column are same? आपसे कहा गया है एक स्क्वाड्रन यानी एक दल चल रहा है 660 सोल्जर्स का, उनके साथ एक प्लाटून भी चल रही है, उसमें 45 सोल्जर्स। पहले वाले में कितने हैं 660, दूसरे वाले में कितने हैं 45। ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सच दैट सोल्जर्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप आर मार्चिंग इन द सेम कॉलम। तो आपसे कहा गया है कि कम से कम कितने कॉलम होने चाहिए जो उसमें सोल्जर्स एक ही साथ एक ग्रुप में मार्च करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे HCF। पहले तुमने HCF निकाला, क्या होगा HCF, पहले फैक्टर कर लो। 660 का क्या हुआ, पहले फैक्टर कर लो, 2 मल्टीप्लाई कर लो, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 60, इसका फैक्टर निकाल लेते पहले। चलो नहीं करना चाहता हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इससे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हिसाब का दिया गया, अगर मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया हो, तो इसलिए मैं हमेशा आपको लेंथी वाला चीज बताता हूँ, जिसमें आप अगर कट करना चाहते हो ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो करता हूँ ये आप कट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, पहले इसके फैक्टर निकालते हैं, 330, फिर 2 से किया तो 165, फिर 5 से किया 5 3 15, 5 3 15, 3 से किया 11, फिर 11 से किया 1, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 45 का क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, द HCF of 660 एंड 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉमन है वो ले लो, एक 3 है कॉमन, एक 5 कॉमन, कितना आ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, द मिनिमम तो हमें क्या करना है, दोनों में डिवाइड करके देखो, क्योंकि एक कॉलम में कितने बच्चे सोल्जर्स होंगे 15, तो 600 में कितना हो जाएगा, पहले 15 से डिवाइड किया आएगा 44, फिर अगला कौन सा हमारा 45 वाला में कितना होंगे 15, डिवाइड कर दिया कितना आएगा 3, तो टोटल कॉलम्स कितने हो जाएंगे हमारे 37, आराम से। ठीक है, अगला देखते हैं। that root 3 is a irrational number, prove that 5 plus 2 root 3 is irrational। में दिया गया है, हम पहले मान लेंगे let 5 plus 2 root 3 equal to p by q is irrational number।
P and Q are co-prime number. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाला 5 प्लस 2√3 इक्वल टू PYQ। तो 5 इधर प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, PYQ माइनस 5। तो 2√3 इक्वल टू P माइनस 5Q अपॉन Q। तो √3 इक्वल टू P माइनस 5Q अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, तो हमें दिया गया, बट हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ P माइनस 5Q अपॉन 2 इज रेशनल नंबर, but √3 is not rational number, या √3 is irrational number। हमें दिया गया है, गिवन हमारा irrational number, then our assumption is wrong, plus 2√3 is irrational। अगला देखते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, इन द एडजॉइनिंग फैक्टर ट्री फाइंड द नंबर्स m and n, यानी आपको ट्री दी गई है, ठीक है ना, इसमें आपको बताना है m और n की वैल्यू, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है वैसे हमें करना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला बॉक्स है ये क्या होगा, ये इन दोनों का मल्टीपल ही तो होगा, क्योंकि इन्हीं के फैक्टर दिए गए हैं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 2 जा 10, ठीक है ना। अब इसी तरह से ये ऊपर वाला बॉक्स का क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। फिर इसी तरह के n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 2 जा, और यहाँ पर 20 होगा, ठीक है ना, 10 2 जा 20, यहाँ पर हो जाएगा 10 2 जा 40, है ना। फिर ये वाले बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, 40 इंटू 2 यानी 80, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 82 जा 160। हम कह सकते हैं m वैल्यू कितनी हो गई, 160, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 40, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप क्लास में आकर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाली प्रैक्टिस सीरीज की वीडियो नहीं देखी है, तो रियल नंबर्स की जाके आप हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सीरीज देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में। ओके, गुड बाय।